दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यह पॉलिटी के अंदर आपको यह चैप्टर पढ़ना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इससे बीपीएससी टीआरई 3 हो या क्षमता परीक्षा हो, कम से कम 2 नंबर आना निश्चित है। तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से देख लें। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में है? तो कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, पंचायती राज। आगे है, समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है किंतु समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। यानी इसमें आचार संहिता का जब बात आवे, समान आचार संहिता, तो यह नीति निर्देशक के अंतर्गत नहीं आएगा, किंतु समान नागरिक संहिता का जब बात आवे तो वह नीति निर्देशक के अंतर्गत आएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद्य योग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद्य योग नहीं है, यानी आप नीति निर्देशक सिद्धांत जो भी है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके संबंध में आपको एक चीज याद होगा, जब नियोजित शिक्षकों का केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार ने यही हल्फनामा दायर किया था कि यह शिक्षा जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। उसी पर जो है नियोजित शिक्षकों का पक्ष काफी कमजोर हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया था, वो सरकार पर छोड़ दिया था कि आप चाहे तो इसे दे सकते हैं अथवा नहीं भी। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मकार का जब जिक्र है तो अनुच्छेद 43 का क। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहां किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इसी का जिक्र किया गया था कि समान काम के लिए समान वेतन जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य चाहे तो दे सकता है किंतु आप उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। आगे है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। पुरुष और स्त्री के लिए भी इसमें है कि एक ही संस्था में यदि पुरुष और स्त्री दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों का वेतन समान होना चाहिए। लिंग के आधार पर जो है वेतन में डिफरेंट नहीं होना चाहिए। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? यानी जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो केटी शाह का है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद, ये सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। अनुच्छेद 36 है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य का परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, यानी न्यायालय में आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, न्यायालय इस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकती है। अगला है अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। आगे है अनुच्छेद 38 का 2 यानी आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना। इसमें जो है नागरिकों का प्रति व्यक्ति आय जो है उसमें जो असमानता है उसको कम करने के लिए है यह अनुच्छेद 38 का 2। अनुच्छेद 39 का क पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका पर्याप्त साधन
प्राप्त करने का अधिकार पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, समान अधिकार दिया गया है इसके अंतर्गत। 39 का ख, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व वो नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। आगे है अनुच्छेद 39 घ, पुरुषों व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 का घ, समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे है 39 का र, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। ये 39 का र में जो है पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। आगे है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मनोवचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अगला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं 36 से 51 तक है, तो अनुच्छेद 43 का क कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का ख, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप निश्चित रूप से याद कर ले। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 जो है एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अगला है अनुच्छेद 46 SC/ST दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। SC और ST के लिए कौन सा अनुच्छेद है? SC/ST के दुर्बल वर्ग के लिए अनुच्छेद 46। अगला है अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अगला है अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करना, गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। आगे है अनुच्छेद 48 पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आगे है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना। राष्ट्रीय स्मारक वगैरह जो है, जो ऐतिहासिक चीज है, उनका संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसमें अनुच्छेद 40 भी काफी इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 40 आप फिर से देखें। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, यह काफी बार पूछा गया है। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन, इसे और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता जो है, इसको, ये काफी इंपोर्टेंट है, इसे आप निश्चित रूप से याद रखें। आगे देखते हैं, मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। मूल अधिकार जो है वह कानूनी रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्वों को नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।